उज्जैन में बाबा महाकाल की सावन के बाद निकलने वाली अंतिम शाही सवारी 17 अगस्त को निकलेगी। अंतिम शाही सवारी परंपरागत मार्ग से ही निकलेगी। इसका फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से शाही सावन में निकलने वाली शाही सवारी के रूप में बदलाव किया गया था। इससे पहले जो शाही सवारी निकली थी उसका मार्ग परिवर्तन किया गया था। इससे पहले इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि कल से देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। कोरोना को देखते हुए इस सवारी में दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक पहले लगा दी गई थी और अब आपको ये बड़ी खबर बता दें कि अब देश के किसी भी राज्य से श्रद्धालु उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। मनोज जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। मनोज, ये अच्छी खबर है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि अभी जो रोक थी कि सिर्फ मध्य प्रदेश के श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे, अब खबर यह है कि पूरे देश के लोग चाहे तो दर्शन कर सकते हैं। क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी तक देश भर के श्रद्धालुओं के दर्शन पर महाकाल मंदिर में रोक लगी हुई थी, लेकिन आज से इस रोक को हटा दिया गया है। अब देश भर से कोई भी श्रद्धालु आकर महाकाल मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अब सभी श्रद्धालुओं को दर्शन की छूट दी गई है। सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु देश विदेश से महाकाल मंदिर में आते हैं और प्रतिदिन दर्शन करते थे, लेकिन सावन माह में श्रद्धालुओं को संख्या को देखते हुए यहाँ रोक लगा दी गई थी, जिसे बिल्कुल, और अब ये रोक हटा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मध्य भारत प्रांत के वरिष्ठ प्रचारकों के दायित्व में परिवर्तन किया गया। संघ कार्यालय संविदा कार्यालय प्रमुख सुरेश जैन को अब सह व्यवस्था प्रमुख बनाया गया है। हेमंत सेठिया को मध्य भारत प्रांत सह कारवा की जिम्मेदारी दी गई है। विक्रम सिंह को मध्य भारत प्रांत शारीरिक प्रमुख का दायित्व दिया गया है। धनराज भोजपुर को प्रांत सह घोष प्रमुख केंद्र ग्वालियर का दायित्व दिया गया है। मुकेश दीक्षित को संघ कार्यालय संविदा का प्रमुख बनाया गया है। जितेंद्र राठौर को प्रांत धर्म जागरण प्रमुख बनाया गया है। ओम प्रकाश सिसोदिया को प्रांत प्रमुख केंद्र भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। कृपाण सिंह को शालेय कार्य प्रमुख केंद्र विदिशा का दायित्व दिया गया है। सुरेंद्र सिंह को मुरैना विभाग प्रचारक बनाया गया है। शिव शंकर सिंह को नर्मदापुरम विभाग का प्रचारक का जिम्मा दिया गया है। साथ ही मनीष उपाध्याय अब मध्य प्रदेश हिंदू जागरण मंच का काम कर देखेंगे। राजेश भार्गव को मालवा प्रांत में जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में कोरोना संक्रमण के दौरान स्वयं सेवकों के सेवा कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी सेवा कार्यों की रूपरेखा तय की गई। ई शाखा के जरिए युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर चर्चा की गई। स्वावलंबन और स्वदेशी अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। गौ हत्या प्रतिबंध और गंगा सफाई अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सुहास भगत होम आइसोलेशन में होने की वजह से नहीं मिल पाए। चूंकि कोरोना काल में हमारे देश में सारी शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, विद्यालय नहीं लग रहे, उनका सत्र समाप्त हो रहा है, और ऐसे में उनके शिक्षण की क्या व्यवस्था हो कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षण केंद्र, शहर में संस्कार केंद्र, शिक्षण केंद्र, हमारे कोचिंग सेंटर, हमारे जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको प्रोत्साहित करके हम उनके शिक्षण की व्यवस्था करा सकते हैं क्या, ताकि बच्चों को शिक्षण का कार्य पूरा हो, उनका भविष्य बराबर बना रहे। और सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। विवेक पटेया जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस बैठक में तमाम परिवर्तन हुए हैं। उन्हें जो जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उनके जो अब तक की जिम्मेदारियां रही हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है। इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, ये जिम्मेदारी परिवर्तन जो है ये संघ की एक रूटीन प्रक्रिया है। समय समय पर संघ जिम्मेदारियों में परिवर्तन करता है, इसलिए मध्य भारत प्रांत के कुछ पदाधिकारियों के जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज मध्य भारत प्रांत और महाकौशल प्रांत के चुनिंदा पदाधिकारियों की एक बैठक ली है। ये बैठक करीब 5 बजे 5:30 बजे तक चली है, जिसमें कई विषय पर मंथन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि कोरोना के कारण शिक्षा व्यवस्था लगभग चौपट हो गई है। स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसको लेकर संघ प्रमुख ने कहा है कि क्या हम अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग के और खासकर रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड शिक्षक, रिटायर्ड अधिकारियों को लेकर शहरों में और गाँव में ऐसे शिक्षण केंद्र खोलकर उनको शिक्षा दी जा सकती है, क्या ये भी हो सकता है। पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की है, वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर हो, लेकिन वृक्षारोपण के साथ साथ उनको अपने बच्चों की तरह पालें उन वृक्षों को। ये भी एक उन्होंने कहा है। प्लास्टिक को लेकर उन्होंने अभियान छेड़ने की बात कही है कि प्लास्टिक जो है वो काफ़ी समस्या बना हुआ है पर्यावरण को लेकर। ऐसे में प्लास्टिक का उपयोग सामाजिक समारोह में भी ना हो, धार्मिक समारोह में भी ना हो, और इसके साथ ही जो हमारे घर में भी हम प्लास्टिक को बैन करें, ये होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने सौहार्द के साथ और सामाजिक जो ताना बाना है उसको बिल्कुल, यानी कि कोशिश यही है कि सामाजिक स्तर पर भी जो बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है वो बदलाव किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। गोविंद सिंह का कहना है कि संघ की स्थापना झूठ बोलने पर हुई है। संघ जर्मनी की हिटलर नीति पर चलता है। उन्होंने कहा कि संघ ने कहा कि वो सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ प्रमुख मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की क्लास लेते हैं। हर विभाग में संघ के लोग भेजकर एक विचारधारा बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस सरकार में लिए गए फैसलों की जांच के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाए जाने पर गोविंद सिंह ने कहा कि इस कमेटी में वो मंत्री शामिल किए गए हैं जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं, लेकिन फिर भी हम जांच का स्वागत करते हैं। मोहन भागवत जी धीरे धीरे जनता को गुमराह करके धार्मिक अंधता फैलाकर आपस में लड़ाने के काम करके सत्ता काबिज कर ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह की कांग्रेस पार्टी अपराधियों, माफियाओं, जेब कतरों की समर्थक है। गोविंद सिंह जी की जो कांग्रेस पार्टी है वो अपराधियों, माफियाओं, रेत माफिया, शराब माफिया, जेब कतरों, इन सब की समर्थक है। अब इनकी क्या तुलना की जाए, और इनसे सर्टिफिकेट लेंगे। गोविंद सिंह जी, पहले जरा आपके जो माफिया राज है उसकी चिंता करिए और कांग्रेस को गिरोहों से बाहर निकालिए। अपराधियों का समर्थक जो आपने एक दल बना रखा है उसकी छवि से उसको बाहर निकालिए, फिर आपसे बात करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंदौर के छतरीपुरा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की एडिटेड फोटो ट्विटर पर शेयर की थी और उसी मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेताओं ने देर रात डीआईजी से मिलकर जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी और अब जीतू पटवारी पर मामला दर्ज हो गया है। एक फोटो एडिटेड पीएम मोदी की शेयर करने के बाद यह मामला बढ़ा और एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शिवराज सिंह सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की कार्यप्रणाली पर भी गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष रहें, बीजेपी के कार्यकर्ता ना बने। तो ऐसा है, मैं तो ट्वीट में मेरा विश्वास नहीं है, ना मैं ये करता हूँ ना मैं देखता हूँ। उनने क्या ट्वीट किया है मैंने नहीं देखा, और अगर है ट्वीट अगर किया है तो प्रजातंत्र है यार, क्या बाड़ी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है? कोई अपने दिल की बात अगर किसी के में आती है तो नहीं कह सकता। शिवराज सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता के मद में मैदान मत हो जाए।
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के ट्वीट पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ये आदतन साइबर अपराधी हो चुके हैं। गलती माफ की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं। रजनीश अग्रवाल ने पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि साइबर सेल क्या कर रहा है। पीएम के खिलाफ अनर्गल पोस्ट हो रही है और साइबर सेल शिकायत का इंतजार करता रहता है। कार्रवाई न होने पर पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आदतन साइबर अपराधी हो चुके हैं। गलती माफ की जा सकती है, क्षमा की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं। और पुलिस को से भी अनुरोध है कि आपका साइबर सेल करता क्या है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अनर्गल प्रलाप करेगा और पुलिस का साइबर सेल देखता रहेगा जब तक कोई शिकायत ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है और उसके आधार पर अगर पुलिस कार्रवाई करे, और पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की गलती स्वीकार नहीं की जा सकती। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर एमपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ने कभी नहीं सोचा होगा कि सौदे की सरकार भी बन सकती है। कमलनाथ ने कहा कि हम संकल्प लें कि संविधान की नींव हिलने नहीं देंगे। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। हितेश वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने लोकतंत्र की हत्या की, देश में आपातकाल लगाया। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति भी अपने देश में उत्पन्न होगी जहां इतनी गिरावट आएगी, जहां बोली की सरकार भी बन सकती है, जहां सौदे की सरकार भी बन सकती है। आज हम संकल्प लें कि इस संविधान की हम रक्षा करेंगे। कपटनाथ जी, ध्यान रखिए, आपका राजनीतिक दल वो दल है कांग्रेस जिसकी दांतों में लोकतंत्र की हत्या करने का और इमरजेंसी देश में लागू करने का खून लगा हुआ है। 84 के दंगे आपको याद होंगे, सिखों का नरसंहार आपको याद होगा। सुना है आप पर भी इसके छींटे पड़े हैं, आप भी इन आरोपों में घिरे हुए हैं। तो आप क्या लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? दतिया जिला कांग्रेस कमेटी के गोपनीय बैठक का वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि यह वीडियो भांडेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल शाम हुई बैठक का है। इस बैठक में कांग्रेस नेता सलीम कॉमरेड और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के बीच जमकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज भी हुई। सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उपचुनाव को लेकर रायशुमारी करने के लिए यह बैठक बुलाई थी। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और रुक रहे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटते हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंत्री विश्वास सारंग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। विश्वास सारंग ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि जो भी उनके संपर्क में आया हो वो सभी अपनी जांच करवा लें। तो विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री और जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के हॉटस्पॉट बने इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 8,516 हो गया है। वहीं जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक अनलॉक 3 के तहत मिलने वाली छूट पर रोक लगा दी है। नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद है। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर, ये ऐसे 3 जिले जहां पर भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 3 जिलों को लेकर येलो अलर्ट।
और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं छिंदवाड़ा की, जहां उफनती लहरों के बीच एक कार फंस गई और इन उफनती लहरों से जूझना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। मामला चांग तहसील के चंदन गांव का है। उफनती नदी पार करते समय एक कार इस बाढ़ के पानी में फंस गई। काफी देर तक कार में फंसे लोग जूझते रहे, कार को आगे निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी का बहाव तेज था, कार आगे नहीं निकल पा रही थी। जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए और रस्सियों की मदद से कार को पीछे किया गया, बाहर निकाला गया और पुल के ऊपर लोगों की भीड़ थी। ये देखिए तेज बहाव, और इसी तेज बहाव से इस कार को निकालने की कोशिश हो रही थी, जो कि बीच मझधार में फंस गई। बाद में इस कार को रस्सियों से बांधकर लोगों के द्वारा खींचकर दूर किया गया, नहीं तो एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। वहीं जबलपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे हादसे भी सामने हुए हैं। गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक घूमने के दौरान फिसलकर नाले में गिर गया। नाले में तेज बहाव होने की वजह से युवक का पता नहीं चला है। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद अब तक युवक का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ बारिश का लुत्फ ले रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो नाले में जा गिरा। युवक के नाले में बहने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए युवक ये नाले में एकदम से गिरा, आपको नज़र आ रहा होगा। दूर बारिश हो रही थी और बारिश के मौसम का मज़ा लेने के लिए कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। ये युवक जो अभी आपको आता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये गलती से इसका पैर फिसलता है और नाले में गिर जाता है। फिलहाल तलाश जारी है। निश्चित तौर पे हमारे आयुक्त महोदय ने इसके पहले ही निर्देश दिया था सभी संभागीय अधिकारियों को, और जो सीवर लाइन और ये जो नाला निर्माण में इंचार्ज हैं उनको, कि जितने भी खुले हुए हैं और ये नाले वगैरह, इनमें समुचित व्यवस्था की जाए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। नाले में एक युवक बह गया और इस युवक के बहने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। खबर पन्ना से है, जहां भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां भगवान बलराम का प्रसिद्ध मंदिर भी है। मंदिर को चर्च की स्टाइल में बनाया गया है। बुंदेली स्थापत्य का ये अनूठा मंदिर है, जिसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। जयंती समारोह में इस बार भी लोगों का उत्साह दिखा। मंदिर परिसर को सजाया गया। व्यवस्था की देखरेख के लिए प्रशासनिक अफसर भी यहां मौजूद रहे। बता दें कि यहां लोग भगवान बलराम को बलदाऊ कहकर पुकारते हैं। अच्छी खेती के लिए यहां भगवान बलराम की पूजा की जाती है। छोटा सा ब्रेक।